नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने ही चैनल में। दोस्तों दिन भर क्या रहा स्पेस और डिफेंस की गलियारी, फिर चलिए एक एक करके जान लेते हैं। दोस्तों यहाँ पे अगर सबसे पहली खबर की बात करते हैं तो वो आ रही है भारत और कोरिया को लेकर। आपको बता दें कि केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने हाल ही में फोन करके कोरिया के राष्ट्रीय रक्षा मंत्री जियोंग कोयोंग से बात की है। बातचीत के दौरान दोनों मंत्रियों ने द्विपक्षीय रक्षा सहयोग को मजबूत करने और साथ ही सशस्त्र बलों के बीच रक्षा सहयोग के कार्यों को बढ़ावा देने की प्रतिबद्धता व्यक्त की। आपको बता दें कि कोरिया के रक्षा मंत्री ने राजनाथ सिंह से आग्रह किया है कि वे दक्षिण कोरिया के लिए K-30 विमान विरोधी प्रणाली का सौदा करें, जिसे भारतीय सेना ने 2019 में चुना था। रूस द्वारा आपत्ति दर्ज किए जाने के बाद यह अनुबंध अटका हुआ है और दावा किया जा रहा है कि भारतीय सेना ने अपने हथियार प्रणाली का ठीक से परीक्षण नहीं किया। दक्षिण कोरियाई विमान विरोधी प्रणाली के प्रति पक्षपात दिखाया गया है, इसलिए बोली प्रक्रिया को फिर से शुरू करने का अनुरोध किया गया है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार रूस द्वारा पेश की गई दो अलग अलग प्रणालियों में तुंग्स्का M1 और पेंटिसर मिसाइल सिस्टम है, जो दोनों परीक्षणों में विफल रहे। यहाँ पे जो सबसे महत्वपूर्ण प्रशिक्षण था वो था गतिशीलता यानी कि मोबिलिटी। रूस के ये दोनों सिस्टम आवश्यकताओं के अनुसार खरे नहीं उतर पाए। आपको बता दें कि ऑटोमेटिक वायु रक्षा गन मिसाइल प्रणाली SPAD GMS के लिए GMS टेंडर के तहत सेना 104 K-30 BO सिस्टम, 97 गोला बारूद वाहक, 39 कमांड वाहन, 4,928 मिसाइल और 1,72,260 गोला बारूद खरीदना चाहती थी, जिसके अनुबंध का कुल मूल्य था $2.5 बिलियन का। आपको बता दें कि रूस अपने सिस्टम को सभी तकनीकी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए फील्ड ट्रायल के लिए एक और मौका मांग रहा है। K9 वज्र के ऑटोमेटिक आर्टिलरी सिस्टम की खरीद के बाद K-30 BO का चयन भारत में दक्षिण कोरिया के लिए दूसरी सबसे बड़ी जीत थी। यानी कि मामला अभी अटका हुआ है, लेकिन भारत के लिए KS-30 BO काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। दोस्तों यहाँ पे अगली खबर की बात करते हैं तो रूस को लेकर आ रही है। आपको बता दें कि रूस के राजदूत ने बताया है कि भारत और रूस के बीच तकनीकी सैन्य सहयोग काफी बढ़ रहा है। साथ ही उन्होंने कहा कि दोनों देशों के बीच विशेष अधिकार प्राप्त रणनीतिक साझेदारी के सबसे महत्वपूर्ण स्तंभों में से है दोनों देशों का आपसी सहयोग। भारत में हमारे सशस्त्र बलों के 60 से 70% से अधिक रूसी मूल के हथियार हैं। रूस ने कहा कि हम मेक इन इंडिया कार्यक्रम के तहत भारत में रक्षा वस्तुओं के निर्माण के लिए महत्वपूर्ण भागीदार भी रहे। साथ ही उन्होंने कहा कि जब भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह हमारे यहाँ आए थे, तब हमने उनसे बात की थी कि मौजूदा जो भी अनुबंध है उनको न केवल लागू किया जाएगा बल्कि उन्हें कम समय में आगे बढ़ाया भी जाएगा। साथ ही उन्होंने कहा कि हम भारत के साथ सैन्य तकनीकी सहयोग से उच्च क्षमता रखते हैं। साथ ही उनके राजदूत ने बताया कि अंतर्राष्ट्रीय अभ्यास हमारे सैन्य सहयोग का महत्वपूर्ण तत्व है। हालांकि कोविड महामारी के कारण इनमें से कुछ अभ्यासों को कई परिस्थितियों की वजह से स्थगित करना पड़ा। अगले 6 महीने में हम उम्मीद कर सकते हैं कि भारत और रूस आने वाले समय में युद्ध अभ्यास में भाग लेगा। दोस्तों यहाँ पे भारत और चीन को लेकर अगली खबर आ रही है। चीन की नीयत भी उसके सामान की तरह कमजोर है। जैसे कि हम चीन के सामान पर भरोसा नहीं कर सकते, साथ ही हम उसके वादों पर भी विश्वास नहीं कर सकते। हाल ही में जो खबर आई है उसमें पता चला है कि लद्दाख के एक इलाके में दोनों देश की सेनाओं के बीच गतिरोध बना हुआ है। हॉट स्प्रिंग एरिया से चीन ने अपने सैनिक पीछे नहीं हटाए। जवाब में भारत ने भी वहां पर सैनिक बढ़ा दिए हैं। दोनों देशों के 50-50 सैनिक हॉट स्प्रिंग एरिया में मौजूद है। हालांकि सूत्रों के हवाले से खबर यह आ रही है कि भारत और चीन के बीच सहमति बन गई है, वो अपने सैनिकों को लद्दाख के दूसरे इलाकों से धीरे धीरे पीछे हटा लेंगे। लेकिन दोनों देशों के बीच आपसी विश्वास में कमी हॉट स्प्रिंग एरिया इसका एक उदाहरण है, जहाँ दोनों देश की सेनाएं अभी भी तैनात है। भारत LAC पर पूरी तरह से मुस्तैद है। चीन के तनाव के बीच भी भारतीय वायुसेना की शक्ति में और ज्यादा बढ़ोतरी हो गई है। अमेरिकी कंपनी बोइंग ने भारत को सभी अपाचे और चिनूक हेलीकॉप्टर की डिलीवरी दे दी है। समुद्र में चीन पर अंकुश लगाने के लिए भारत के साथ दुनिया की 3 बड़ी नौसेनाएं हैं, यानी कि हिंद महासागर से अरब सागर तक चीन की दादागिरी खत्म हो जाएगी। मालवार में भारत समेत 4 देशों का नौसैनिक युद्धाभ्यास होगा। अमेरिका, जापान की नौसेनाएं युद्धाभ्यास में भी शामिल होंगी और ऑस्ट्रेलिया भी। दोस्तों यहाँ पे अगली खबर की बात करते हैं तो वो आ रही है भारत के सबसे बड़े सौर पावर प्लांट को लेकर। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में रीवा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 750 मेगावाट के सोलर प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया, जो कि एशिया का सबसे बड़ा सोलर प्रोजेक्ट है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और केंद्रीय मंत्री इस इवेंट में शामिल हुए। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री ने कहा कि ये तमाम प्रोजेक्ट जब तैयार हो जाएंगे तो मध्य प्रदेश निश्चित रूप से सस्ती और साफ सुथरी बिजली का हब बन जाएगा। इसका सबसे अधिक लाभ मध्य प्रदेश के गरीब मध्य वर्ग के परिवारों और किसानों और आदिवासियों को होगा। साथ ही उन्होंने कहा कि ये सौर ऊर्जा श्योर है, प्योर है और सिक्योर है। आपको बता दें कि इस प्रोजेक्ट में एक सौर पार्क है, जिसके अंदर 500 हेक्टेयर जमीन पर 250 मेगावाट के 3 सोलर उत्पादन यूनिट शामिल हैं और ये प्रोजेक्ट हर साल करीब 15 लाख टन कार्बन डाइऑक्साइड के बराबर कार्बन उत्सर्जन को कम करेगा। ये राजधानी दिल्ली की मेट्रो को भी बिजली प्रोवाइड कराएगा।
दोस्तों यहाँ पे अगली खबर की बात करते हैं तो वो आ रही है इसरो को लेकर। इसरो अगस्त 2020 में ब्राजील के अमेजन 1 उपग्रह को लॉन्च करेगा। हालांकि इसकी डेट की कोई पुष्टि नहीं हुई है। ये इसरो पर डिपेंड करेगा कि वो कब इस उपग्रह को लॉन्च करेगा। ब्राजील के इस सैटेलाइट को स्थानीय रूप से ब्राजील में डिजाइन और परीक्षण किया गया है। ये अर्थ ऑब्जर्वेशन के लिए पहला उपग्रह होगा और ये प्राइमरी पेलोड होगा। आपको बता दें कि 2014 में भारत और ब्राजील द्वारा आपको बता दें कि PSLV से इसे लॉन्च किया जाएगा। अमेजन 1 उपग्रह अमेजन क्षेत्र के वन कटाई की निगरानी और ऑब्जर्वेशन के कार्य में मदद करेगा। अमेजन क्षेत्र में हाल की आग के साथ इस सैटेलाइट की भूमिका देश के लिए बहुत अधिक महत्वपूर्ण होगी। तो दोस्तों ये थे अभी तक की टॉप डिफेंस और स्पेस अपडेट्स। वीडियो के संबंध में कोई प्रश्न है आप जरूर मुझे कमेंट बॉक्स पर लिखकर पूछ सकते हैं। अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज इसको सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और दोस्तों आप मुझे ट्विटर और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलता हूं नए वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।